हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 का लेक्चर हम लोगों को फर्स्ट देखना है और नया लेसन है, नया लेक्चर है। तो ध्यान से समझेंगे कि क्या है लेक्चर और क्या है लेसन, और लेसन जो है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों का जो लेसन है प्राकृतिक संपदा, ठीक, इसके आगे के लेक्चर्स आप लोगों के पास हैं, अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हो। क्लास 9 में जो हम लोगों को लेसन अपना पढ़ना है प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। रिसोर्स संपदा को हम लोग संसाधन ही बोलते हैं, ठीक। तो किसी किसी बुक में प्राकृतिक संसाधन भी लिखा हुआ है, सो डोंट कंफ्यूज इट। तो प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक संसाधन, ठीक। अब सबसे पहली चीज तो हम लोगों को समझनी है कि संपदा क्या होती है, ठीक। जैसे कि हम लोग घर में होती नहीं है, कहते नहीं है बहुत धन संपदा है इनके पास। धन संपदा का क्या मतलब है? धन है। संपदा का मतलब है जमीन है, जायदाद है, खेती बाड़ी है, ये सब चीजें क्या है? हमारी संपदा है। हमारी जो साधन है वो हमारे सुख में क्या करना है? हमारी वृद्धि करना है। तो इस तरह से क्या है? ये संपदा हुई। तो वैसे ही वो साधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संपदा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी संपदा की? वे साधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं? साधन, संसाधन या संपदा, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। ये हुई बात। अब होते कितने टाइप्स के हैं रिसोर्स? तो रिसोर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है हमारा रिसोर्स वो है हमारा नेचुरल, जिसको हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं, ठीक। और दूसरा जो है हमारा वो है आर्टिफिशियल या मैन मेड, ठीक। तो आर्टिफिशियल और मैन मेड जो है रिसोर्स वो भी साधन का ही एक रूप है, और नेचुरल जो है वो तो हमें मिलता ही है नेचर से, यानी कि प्रकृति से। तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संसाधन और आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम संसाधन, ठीक। तो नेचुरल जो संसाधन है यानी कि नेचुरल जो संसाधन है उन्हीं के बारे में इस लेसन में पढ़ना है। तो नेचुरल संसाधनों में जैसे हम लोगों को सूर्य को ले लिया यानी कि सन को ले लिया, ठीक, वाटर को ले लिया, एयर को ले लिया जिसको आप लोग विंड भी बोलते हो, ठीक। तो ये सारे संसाधन कैसे संसाधन है? ये सारे संसाधन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। और अभी वही आर्टिफिशियल संसाधनों की बात करें हम, तो जैसे कि जितनी भी चीजें हम लोग लेते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी एक्सेट्रा, टेबल है, चेयर है, बेड है, जो भी हमारे संसाधन, आखिर मोबाइल भी हमारा जो है वो कौन सा संसाधन है? आर्टिफिशियल संसाधन है। मोबाइल के चलते तो टीवी कम ही हो गई है, लेकिन टीवी को भी हम लिख दे रहे हैं, रेडियो है, ये सारे कैसे संसाधन है? ये सारे कैसे रिसोर्सेज है? आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन ने बनाए हैं इसे। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो प्राकृतिक संसाधन में ये जो नेचुरल रिसोर्स है यानी कि प्राकृतिक संपदा जो है हमारी नेचुरल रिसोर्स, जो कि कहाँ से अभी हमने बताई प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है हमें नेचर से यानी कि प्रकृति से। और प्रकृति से जो प्राप्त होगी तो वो कैसी चीजें होंगी? जो प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजें होंगी वो हमारी परंपरागत होंगी, यानी परंपरागत का मतलब होता है एग्जॉस्टेबल होंगी, जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल होंगी। तो नेचर की जैसे चीजें अभी हमने बताई, जैसे सन है, तो सन क्या है? ये थोड़ी ना है कि एक दिन निकलेगा फिर बाकी दिन निकलेगा ही निकलेगा नहीं। अब वो जाड़े की बात अलग है कि यहाँ जाड़े में नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि निकलेगा ही नहीं, वो निकलेगा, एक बार निकलेगा फिर दूसरी बार निकलेगा, यानी कि उसकी क्या वो हैबिचुअल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो सूरज रोज निकलेगा और पूरब से निकलेगा, ठीक। इंग्लिश में पढ़ते हो गए हैबिचुअल सेंटेंस जो होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, तो वो है वाटर है। अब वाटर क्या है? हालांकि वाटर कम हो रहा है, लेकिन क्या वाटर है हमारी पृथ्वी पर, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, यानी कि नेचर से प्राप्त हो रहा है। एयर जो है आसपास हमारे एयर है, चाहे हम जितने भी टाइट कंटेनर में बैठे हुए हों, लेकिन हमारे आसपास जो है वो एयर होती है, क्योंकि एग्जॉस्टेबल जब हम लोग बोलते ही हैं, जैसे देख ले हम लोग बोल रहे हैं इस समय, तो क्या हो रहा है? हमारी जो एयर है वो पास आउट हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन है, CO2 है, तो इनहेल हो रही है, एक्सहेल हो रही है। इनहेल का मतलब अंदर ले रहे हैं और एक्सहेल का मतलब हम लोग बाहर कर रहे हैं, ठीक। तो ये इस तरह से हम लोगों के एयर भी हम लोगों के आसपास है, यानी कि जितनी भी चीजें हैं हमने बताई, सन, वाटर, विंड, इवन मौसम को भी ले लो आप लोग, अगर वेदर को भी ले लें हम लोग, क्लाइमेट जिसको दूसरे शब्दों में जलवायु बोलते हो, ये सारी भी चीजें कैसी है? ये सारी चीजें भी प्राकृतिक चीजें हैं, यानी कि प्राकृतिक संपदा है। अब हम लोगों को बात करनी है मैन मेड की।
तो मैन मेड में तो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं जो कि क्षणिक होती है। अब पेन है, पेन की रिफिल जब तक है तब तक पेन चल रही है, नहीं है रिफिल तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रिफिल डालोगे या नेक्स्ट पेन ले लोगे। पेंसिल का क्या है, पेंसिल जब तक है तब तक कटर से शार्प कर रहे हो ठीक है, नहीं शार्प करोगे तो शार्प करने लायक ही नहीं रह जाएगी, तो शार्प क्या करोगे। टेबल है, टेबल कितने दिन तक चलेगी, ज़्यादा तो ज़्यादा 20 साल चल गई, 30 साल चल गई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसमें भी कहीं ना कहीं कोई प्लाई फड़ रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, क्षणिक होंगी, यानी कि थोड़े समय के लिए होंगी। बट जो नेचुरल चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, वो हमेशा के लिए होंगी। ठीक है, तो यही मेन बताना है, यानी कि प्राकृतिक संपदा जो है, यानी कि नेचर से जो भी संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, यानी प्राकृतिक रूप से वे साधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि प्राकृतिक संपदा या नेचुरल रिसोर्स। ठीक, तो ये चीजें अब समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि संपदा होगी तो नेचुरल है और डी नेचुरल है, यानी कि नेचुरल हो गई और एक आर्टिफिशियल हो गई। लेकिन अभी हम लोगों को पढ़ना है एक दूसरे टाइप का संसाधन जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय आता है, जिसको हम लोग परंपरागत या गैर परंपरागत भी बोलते हैं। ठीक, तो नवीकरणीय ऊर्जा जो हो गई ये, और अनवीकरणीय यानी कि ये। ठीक, ये भी प्राकृतिक संपदा का ही उदाहरण है। तो प्राकृतिक संपदा का ऐसा उदाहरण, यानी कि प्राकृतिक संपदा के ऐसे टाइप जो अनवीकरणीय हो और नवीकरणीय हो। ठीक, नवीकरणीय को पहली बात तो हम परंपरागत भी, गैर परंपरागत बोलते हैं, गैर परंपरागत, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, परंपरागत बोलते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन एग्जॉस्टेबल होते हैं, एग्जॉस्टेबल, और ये जो होते हैं ये एग्जॉस्टेबल होते हैं। अब मैम जी ये सब आपने इतना सारा बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक, समझो इसे क्या होता है ये। ठीक, परंपरागत और गैर परंपरागत। नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ, नया होना, यानी कि कोई भी चीज को नया करना। जैसे मान लो आपके पास नई नई बुक आई तो उसको नया कैसे करोगे, उसको नया करोगे आप लोग उसके ऊपर पेपर चढ़ा के। ठीक, तो पेपर अगर आप लोग उसके ऊपर चढ़ा दोगे तो वो कैसी हो जाएगी, वो नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी। ठीक, नई बन जाएगी। और अनवीकरणीय क्या है, अब मान लो आप लोगों को सूरज से रोशनी मिल रही है। ठीक, अब चाहते हो आप लोग कि सूरज से रोशनी दिन में ना मिले, रात में मिले, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको क्या है, आप इसका नयापन कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, यानी कि क्या है, ये परंपराओं से चला आ रहा है, यानी कि हमेशा से चला आता आ रहा है कि ये जो चीजें हैं, यानी कि जो सूर्य है, वायु है, या जल है, या पृथ्वी, ये सारी चीजें क्या है, परंपराओं से चलती चली आ रही हैं कि हाँ भाई हम सुबह सूरज जो निकलेगा वो पूरब से ही निकलेगा, पश्चिम में ही उगेगा। तो इन सब चीजों की क्या है, ये एक तरह से ट्रेडिशन चल रहा है जिसको आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन गैर परंपरागत चीजें जैसे कि सोलर सेल है। ठीक, सोलर सेल का क्या काम करोगे, सोलर सेल जो है वो हमेशा के लिए थोड़ी न रहेगी, जब तक धूप रहेगी तब तक चलेगी, जब धूप नहीं रहेगी तो वो नहीं चलेगी। कोयला है, कोयले का क्या करोगे, कोयला कितना, 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, 1 क्विंटल भी अगर आप ले आओगे तो कितने दिन चलाओगे, बहुत दिन चला लोगे। फिर क्या होगा, थोड़े दिन बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। धरती में भी तो यही चीजें होती हैं, धरती में भी तो बस सिर्फ क्या कहते हैं, हम लोगों की चीजें, कोयला है, पेट्रोलियम गैसें हैं, ये सारी चीजें हमको मिलती तो जरूर है, खनिज है, जितने भी तरह के अयस्क हैं, खनिज हैं, अयस्क हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, हमें ये सारी चीजें पृथ्वी के अंदर से ही मिलती है। पेट्रोलियम में सारी चीजें आती हैं, एक आता है LPG और एक आता है CNG, और बाकी का पेट्रोल डीजल तो पता ही है आप लोगों को। ये हो गया पेट्रोल और ये हो गया डीजल। तो पेट्रोल, डीजल, इवन मिट्टी का तेल जिसको आप लोग केरोसिन ऑयल या केरोसिन ऑयल भी कहते हैं, और बहुत लोग इसको घासलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो घासलेट भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें जो क्या है वो कहाँ से मिलती है, इनको पृथ्वी के अंदर से मिलती है। ठीक, तो पृथ्वी के अंदर जो इनकी मात्रा होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि कुछ भी होती है इनकी मात्राएं, ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा आटा भरा रखा हुआ है, जब आप जाओ तब तुरंत आपको मिल ही जाए। ठीक, तो कोयला है, पेट्रोलियम गैसें हैं जिसमें LPG और CNG बताया, खनिज है, अयस्क है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है जिसको आप लोग केरोसिन ऑयल या घासलेट का तेल बोलते हो। अब जो बात फंस रही होगी वो ये फंस रही होगी कि LPG और CNG का फुल फॉर्म है। ठीक, तो LPG का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक, और CNG का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखो अब नेचुरल शब्द लग गया, यानी कि नेचर से प्राप्त हुई है,
लेकिन क्या मात्रा इसकी कम है। सीएनजी से कई सारी गाड़ियाँ चलती होंगी जो धुआं नहीं देती हैं, तो वो वाली सारी चीज़ें किस में आती हैं, सीएनजी में आती थी। तो ये हो गया एलपीजी और ये हो गया सीएनजी। तो आप लोगों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझना है ना। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वो है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, जैसा है आपको वैसे ही लेना पड़ेगा। जैसे कि सन है, विंड है, वाटर है, क्लाइमेट है, वेदर है, ठीक। तो ये सब चीजें जो है, ये सारी चीजें परंपरागत है यानी कि एग्जॉस्टेबल हैं, और अनवीकरणीय है यानी कि इनको हम बदल नहीं सकते हैं। किसका एग्जाम्पल है ये दोनों है किसका, इन्हीं का ही है, यानी कि प्राकृतिक संपदा का ही एग्जाम्पल है ये दोनों। और ये दोनों एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल क्या टाइप्स आप लोग समझ लो है, तो ये दोनों टाइप्स जो हैं वैसे हैं, यानी कि वे प्रकृति के वे साधन जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, उनको हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। लेकिन वे प्राकृतिक के साधन जिनका हम नवीकरण नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे अनवीकरणीय या परंपरागत साधन, ठीक। तो ये हो गई बात। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है जलमंडल, जीवमंडल के बारे में, ठीक। तो जीवमंडल है, यानी कि आप लोगों को पता होगा जब किसी भी जीव का नाम लिया जाता है तो किसके बारे में कहते हैं हम लोग, जब किसी भी जीव का नाम लेते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग प्लांट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और एनिमल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक। तो प्लांट्स को और अगर एनिमल्स को दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं अगर, तो क्या होगा, अगर दोनों ही इन्वॉल्व होंगे तो उसमें हमको जीव की परिभाषा मिलेगी। यानी कि किसी भी अगर जीव की हमको परिभाषा देनी है तो वो कैसे देंगे हम लोग, प्लांट्स को इन्वॉल्व करेंगे। यानी कि अगर हम जीव मंडल की बात कर रहे हैं, ठीक, तो जीव मंडल में क्या आएगा हमारा, जलमंडल भी आएगा, यानी कि जलमंडल में भी कुछ जीव रहते हैं जो कि जलीय जीव कहलाते हैं। स्थल मंडल भी आएगा, स्थल मंडल में हमारे स्थलीय जीव रहते हैं जो कि पशु कहलाते हैं। फिर तीसरा जो है वो हमारा है वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या होगा, वायुमंडल में हमारे वे जीव आएंगे जो वायु में रहते हैं, ठीक। तो वायु में जो जीव रहते हैं उनको हम लोग कैसे कहते हैं, पक्षी कहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे जीवमंडल, ठीक। तो जीवमंडल में हमने बताया कि तीन मंडल से मिलकर बना है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। जलमंडल में हमने कहा जलीय जीव हो गए, जैसे कि मछली वगैरह हो गई, सारे जलीय जीव जितने हैं, ठीक। स्थलमंडल में जितने भी पशु हैं, गाय हैं, बकरी हैं, तो और मानव भी है, तो स्थलमंडल में आ गया। वायुमंडल में सिर्फ पक्षी हैं और बाकी की सारी गैसें हैं, ठीक। तो ये तीन मंडल मिलकर के क्या बनाता है, हमारा जीवमंडल बनाता है। ये जलमंडल को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक। स्थलमंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और वायुमंडल को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना। ये एटमॉस्फेयर इनको सूट नहीं कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर इनको सूट कर रहा है, तो वही होता है। तो जीवमंडल जो हो गया, यानी कि बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बायोस्फीयर इसको बोलते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट which is हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि जीवमंडल हमारा जो है जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल से मिलकर बनता है, स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर से मिलकर बनता है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर से मिलकर बनता है। हमने बताया भी आपको किसमें क्या क्या रहता है। तो जलमंडल में हमारा मछली आ गया, स्थलमंडल में हमारा पशु पक्षी और मानव भी आ गया, और वायुमंडल में हमारे पशु आ गया, कुछ पक्षी भी हैं जो स्थलमंडल में हैं। वायुमंडल में हमारा वायुमंडल में हमारे सारे पक्षी आ गए उड़ने वाले, और जितनी भी गैसें हैं वो आ गई, ठीक। तो ये हुई बात जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल की। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या डिस्क्राइब करेंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो जलमंडल क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में पता करेंगे। फिर जलमंडल में क्या क्या चीजें हैं जो जलमंडल को दूषित कर रही हैं, यानी कि जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रोकथाम कैसे करते हैं और उसे कैसे हम लोग प्रभावित करते हैं। और जलमंडल में चलने वाली जो चक्र है, यानी कि जल चक्र जिसको बोलते हैं, वाटर साइकिल, जो कि आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो उसको एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे, ठीक। कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।